नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय को हम प्रारंभ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं कुछ उस विषय के बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूं, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स का हमारे जीवन पर और हमारे जो भी दैनिक कार्यक्रम होते हैं उन पर कितना प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। और साथ ही दोस्तों आज की जो क्लास है, ये क्लास जो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, लेकिन साथियों इसके साथ ही जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो अपना बिजनेस कर रहे हों या फिर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन साथियों इकोनॉमिक्स का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों इकोनॉमिक्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब तक अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पता नहीं होगा तो हम क्या है उसका किस प्रकार से सदुपयोग करना है वो नहीं समझ पाएंगे। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझ जाते हैं, और बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको इकोनॉमिक्स का नाम लेते ही डर लगता है। यानी दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक को तो एक सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा रुचि है, बहुत ज़्यादा उसको कंफर्टेबल महसूस होता है उस सब्जेक्ट में, और एक ऐसा विद्यार्थी है जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है उस सब्जेक्ट से और उस सब्जेक्ट में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। अब दोस्तों रुचि हो या ना हो, हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर उस सिलेबस का हिस्सा है वो सब्जेक्ट, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो जो पढ़ेगा वो सफल हो जाएगा और जो नहीं पढ़ेगा वो असफल हो जाएगा। आज दोस्तों हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स में दोस्तों आप सबको पता है हम यहाँ पर किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। एकत्रित का मतलब दोस्तों किसी एक स्थान पर नहीं है। तब भी दोस्तों अगर आपका वीडियो, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो में अगर देखा जाए तो कोचिंग संस्थान हो सकता है आपके घर से दूर हो सकता है, या फिर दोस्तों अगर देखा जाए स्थान के हिसाब से तो आपकी और मेरी भी दूरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप और मेरी जो दूरी है एक हाथ, मुश्किल से एक हाथ होगी, क्योंकि जिस मोबाइल में, जिस लैपटॉप में, जिस भी माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसकी दूरी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 2 फुट, 5 फीट, 10 फीट, इससे ज़्यादा दूरी नहीं होगी। तो ये दूरियां बिल्कुल भी ख़त्म कब हो सकती है दोस्तों? जब आप एक दूसरे को प्रेम के साथ में पढ़ते हो और समझते हो। अब दोस्तों जहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट से या फिर कोई भी विषय होगा उसमें आपकी रुचि कब होगी? जब आप उसको पसंद करने लगेंगे तब आपकी रुचि उन विषय में पैदा होगी, और जैसे ही रुचि आपकी पैदा हो गई तो उस विषय से आपको क्या होगा? प्रेम होगा। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर दोस्तों ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, धड़कनों से भी पहचान लेते हैं लोग कि ये क्या कहने वाला है। तो वही बात है दोस्तों, जब सब्जेक्ट से आपका इतना गहन लगन होगा, प्रेम होगा, इससे लगाव होगा, तो दोस्तों आप आराम से समझ सकते हैं। अब दोस्तों अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गरीब जो है आखिरकार गरीब क्यों है? अब दोस्तों गरीब इसलिए है कि उसके लिए जो आय का सर्जन है वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो गरीब है। और अमीर क्यों है? क्योंकि उसके पास में जो आय है वो दोस्तों उसकी जो ग्रोथ है वो दिन दूनी और रात चौगुनी हो रही है, इसलिए वो अमीर है। अब दोस्तों आप कोई भी टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों उसकी कुछ बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए।
जब तक बेसिक जानकारी नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। अब दोस्तों हमारा ये उद्देश्य सिर्फ अपना एग्जाम में सफलता प्राप्त करना और साथ ही अपनी जो दैनिक जीवन की जो भी हम जिस माध्यम से भी जीवन शैली हमारी है, जैसे हम दिनचर्या को पूरा करते हैं, उसी को पूरा करने के लिए दोस्तों ये क्लासें हैं। नहीं कि दोस्तों अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना चाहते हैं, यहाँ पर आपको अर्थशास्त्री में प्रोफेसर बनाने नहीं जा रहे हैं और नहीं आपको इकोनॉमिक्स में पीएचडी का विषय चल रहा है। ये एक साधारण भाषा में दोस्तों हम समझेंगे और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ वही चीज़ हम समझेंगे जिसका सीधा सीधा असर हमारे जीवन पर और हमारे एग्जाम पर होगा, वही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है इकोनॉमिक्स के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हिस्ट्री है, हाँ मान लेते हैं, इतिहास अलग सब्जेक्ट है, भूगोल अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, पॉलिटिकल साइंस अलग है। लेकिन दोस्तों आप खुद समझिए कुछ समय के लिए, तो आप ये सोचिए कि इकोनॉमिक्स यानी दोस्तों जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, या फिर जो अर्थव्यवस्था यहाँ पर सीधा सीधा अपन दोस्तों पैसे से जोड़कर चलते हैं। अब दोस्तों ये है आपका पैसा। अब दोस्तों आप मुझे बताइए इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उन युद्ध में क्या इकोनॉमिक्स की भूमिका नहीं रही, पैसे की भूमिका नहीं रही? क्यों रही? अब दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि सबसे पहले पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जो इकोनॉमी है वही रीढ़ की हड्डी होती है देश की। अब दोस्तों इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे कि जिस राष्ट्र की जितनी ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी वो ज़्यादा विकसित या धनवान राष्ट्र कहलाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, अब जैसे ही पैसे की बात आई तो पैसे के लिए क्या चाहिए, तो पैसे के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उत्पादन बढ़ाना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है? उत्पादन बढ़ाना होगा। अब दोस्तों जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट है वो अपने आप बढ़ेगी। अब दोस्तों अर्थव्यवस्था काम किस आधार पर करती है? ये करती है दोस्तों आपकी डिमांड और सप्लाई के आधार पर, यानी एक तो होगी दोस्तों मांग और दूसरी होगी आपकी पूर्ति। अब दोस्तों मांग और पूर्ति, जैसे ही दोस्तों मांग ज़्यादा बढ़ेगी और पूर्ति अगर कम होगी तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में दोस्तों महंगाई बढ़ेगी, महंगाई। अब दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे कि महंगाई क्यों बढ़ती है। महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार क्या करेगी? सरकार दो काम कर सकती है। क्या काम कर सकती है? एक तो उत्पादन है उसको बढ़ा सकती है। उत्पादन बढ़ाएगी तो क्या होगा? पूर्ति होगी और इस पे कंट्रोल होगा। किस पे? महंगाई पे। अब दोस्तों उत्पादन अगर नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा तो इस मांग को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा सरकार को? ये जो पैसा है मार्केट में उस पैसे पे कंट्रोल करना होगा। तो अब दोस्तों जैसे मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि ये जो उत्पादन है इसके लिए हमें क्या चाहिए, उत्पादन किसके माध्यम से हो सकता है, उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरी है। अब दोस्तों उत्पादन के लिए सबसे पहले नंबर 1 चाहिए आपको क्या? ये चाहिए दोस्तों आपको भूमि। अब दोस्तों जब तक आपके पास में भूमि नहीं है तब तक आप क्या है, ये जो उत्पादन है इसकी प्रक्रिया को पूरी नहीं कर सकते। अब दोस्तों नंबर 1 पे आ गया आपका भूमि। भूमि के बाद में आपको दोस्तों क्या चाहिए? अब दोस्तों उत्पादन के लिए नंबर 1 पे आपको भूमि चाहिए। नंबर 2 पर क्या चाहिए? भूमि मिलने के बाद में आपको क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए, यानी जो मजदूरी करने वाले हैं श्रम वो चाहिए। नंबर 3 पर क्या चाहिए दोस्तों? आपको चाहिए पूंजी। जब तक आपके पास में पूंजी नहीं होगी तो उत्पादन की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। और नंबर 4 पर क्या है? 4 पर होगा दोस्तों आपका उद्यमी,
यानी बिजनेसमैन, ये 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आप देखिए, उत्पादन के लिए क्या जरूरी है? नंबर 1 पे भूमि। भूमि के साथ साथ दोस्तों, भूमि पर जो भी फैक्ट्री लगेगी उसमें काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? लेबर चाहिए। अब लेबर चाहिए तो लेबर को आप पूंजी के बगैर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और पूंजी लगाने वाला कौन सा होगा दोस्तों? वो उद्यमी होगा, बिजनेसमैन होगा। तो ये दोस्तों उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसमें 4 मुख्य बिंदु है। अब दोस्तों सबसे पहले जैसे मान लो दोस्तों आरबीआई का काम है नोट छापना, यानी भारतीय रिजर्व बैंक है वो क्या करती है? पैसे छापती है। अब दोस्तों जैसे मान लो सरकार ने क्या किया? गरीबी को दूर करने के लिए आरबीआई को निर्देश दे दिए कि भाई जितने भी देश में गरीब व्यक्ति है या फिर गरीबी रेखा से जो नीचे है उन सब के लिए आप 5-5 लाख रुपए है वो उनको वितरित कर दीजिए। अब दोस्तों क्या ये पैसा देने से ये जो गरीबी है ये दूर हो जाएगी? अब दोस्तों इसको आप समझिए, पैसा आ गया, लेकिन पैसा आएगा तो मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो दोस्तों अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा? मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई के अंदर असंतुलन बनेगा। असंतुलन जब बनेगा तो उसमें क्या होगा? ऐसी स्थिति में महंगाई बढ़ जाएगी। अब दोस्तों महंगाई जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में मान लेते हैं दोस्तों एक समय ऐसा है जिसमें प्याज है वो आपको 10 रुपये केजी मिल जाता है, और वही प्याज कुछ समय बाद में आपको पता चलता है कि वो 100 से 150 रुपये केजी मिलता है। तो अब दोस्तों आप खुद समझिए कि अगर पैसा आपके पास में ठीक है आ गया, लेकिन क्या पैसा आने से मांग और पूर्ति दोनों काम हो गए? नंबर 1 बात, क्या महंगाई कंट्रोल हो गई? क्या गरीबी दूर हो गई? तो ये दोस्तों क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग में आने चाहिए और आते रहने चाहिए। और इनका एक ही उपाय है दोस्तों, जब तक इनमें संतुलन नहीं बनेगा मांग और पूर्ति में, तब तक उत्पादन और उत्पादन के साथ में महंगाई और इस गरीबी पे कंट्रोल नहीं कर सकते हम। अब ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए दोस्तों आप सबको पता है कि हमें उत्पादन की ज़रूरत होती है, और जहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर दोस्तों ये महंगाई, मांग, पूर्ति इन सब में संतुलन बना रहता है। अब दोस्तों उत्पादन क्या है? उत्पादन एक प्रक्रिया होती है। उत्पादन क्या है? एक निश्चित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी एक सिस्टम के द्वारा, यानी कोई एक ऐसी मशीन होगी, कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? कच्चे माल को तैयार करते हैं। उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें हम क्या करते हैं? उत्पादन की जो भी वस्तुएं हैं या उत्पादन के जो साधन है उन साधन के द्वारा हम उन वस्तुओं को तैयार करते हैं, और तैयार होने के बाद में वो कहाँ पर आती है दोस्तों? वस्तु आती है बाजार में। अब दोस्तों मान लेते हैं ये एक पेन है। अब दोस्तों पेन बनने में कितना पैसा खर्च किया? यहाँ पर मान लो दोस्तों ये पेन 80 रुपये का बन गया। अब दोस्तों जैसे ही 80 रुपये का पेन बना तो अब दोस्तों जिसकी भूमि है इस भूमि वाले को हम क्या देंगे? किराया देंगे। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों आपका किराया। उसके बाद में दोस्तों ये जो श्रमिक जो काम कर रहे हैं, मजदूर है, इनको भी कुछ चाहिए। फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, तो फ्री में नहीं करेगा तो भाई इनको भी चाहिए मजदूरी। अब दोस्तों इनको आपने क्या दिया? मजदूरी दी इन मजदूरों को। तो ये हो गया इनका। और पूंजी जो आप लगाएंगे दोस्तों, चाहे आप अपने पास से लगाएं या फिर बैंक से लोन लेके लगाएं, इस पूंजी पर आप क्या देंगे? पूंजी पर आप देंगे इनको ब्याज। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है उद्यमी।
उद्यमी को क्या मिलेगा? भूमि वाले को किराया मिल गया, श्रमिक जो है उसको मजदूरी मिल गई अपनी, और पूंजी पर ब्याज मिल गया। उद्यमी को क्या मिला? उद्यमी को मिला दोस्तों लाभ। अब लाभ कितना होगा वो दोस्तों इस उत्पादन पर निर्भर करेगा। अब दोस्तों जैसे मान लो 80 रुपए की यहाँ पर वस्तु बन गई, तो ये 80 रुपए तो चारों में बट गए, डिवाइड कर लीजिए दोस्तों 20-20। तो यहाँ पर दोस्तों इसको 20 गया, इसको भी 20 गया 40, और इसको भी 20, और इसको भी दे दीजिए 20। तो ये तो 80 रुपए हो गए, यानी ये हो गया यहाँ पर उत्पादन 80 रुपए का। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होता है, माल तैयार होने के बाद ये माल कहाँ जाएगा? बाजार में जाएगा। जब बाजार में माल जाएगा तो साथियों बीच में आएगी सरकार। सरकार क्या करेगी? इस माल पर जो तैयार हुआ है उस पर क्या लगाएगी? टैक्स लगाएगी। अब दोस्तों ठीक है, भूमि जिसके पास है उसको तो किराया मिल रहा है भूमि का, और जो मजदूरी कर रहा है उसको मजदूरी मिल गई, पूंजी जिसने लगाई उसको ब्याज मिल गया, और उद्यमी जो है उसको लाभ मिल गया। अब यहाँ पर दोस्तों माल तैयार होने के बाद में बीच में आ जाती है सरकार, यानी इन चार के बाद में एक पांचवा व्यक्ति सरकार के रूप में बीच में उपस्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप क्या करेंगे? यहाँ पर सरकार क्या करेगी? टैक्स लगाएगी। जैसे मान लो दोस्तों ये 80 रुपए की माल वस्तु जो भी है तैयार हो गई, तैयार होने के बाद में सरकार ने इस पर 20 रुपए का टैक्स लगाया। टैक्स सरकार ने बोला भाई आप 20-20 रुपए ले रहे हो तो 20 मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि मुझे भी पैसे चाहिए, सरकार चलाने के लिए भी पैसे चाहिए और घर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, सरकार ने 20 रुपए का टैक्स लगाया, तो वो बाजार में कितने रुपए की वस्तु हो गई? 100 रुपए की। अब दोस्तों ये 100 रुपए की वस्तु बाजार में पहुंची। बाजार में पहुंचने के बाद में दोस्तों जो व्यापारी है वो भी इस पर क्या करेगा? अपना लोभ, अपना लालच, अपना मुनाफा करने के लिए ये वस्तु की यहाँ पर रेट बढ़ती जाती है और वापस वही वस्तु जब इस श्रमिक के पास आती है तो यहाँ पर तो दोस्तों आप देख पा रहे हो इसको 20 मिले हैं और यहाँ तैयार 80 में हुई है, लेकिन पता चलता है कि इसके पास आते आते ये वस्तु वापस 180 रुपए की हो गई। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है ये सब हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही दोस्तों आप सबको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा दौर था जिस समय यानी 1975 के बाद में दोस्तों अगर देखा जाए तो चलो 75 को छोड़ो 77 ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1977 के आसपास चीन भारत से गरीब राष्ट्र था, लेकिन दोस्तों हुआ क्या, 1990 के अंदर वैश्वीकरण का दौर आया और उस दौर तक भारत और चीन दोनों दोस्तों बराबर स्थिति में थे लगभग उस समय। और वर्तमान समय की अगर स्थिति देखी जाए तो भारत कहाँ पर है और चीन कहाँ पर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो भारत की जो जीडीपी है या फिर भारत के पास में दोस्तों अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में 2 कुछ ट्रिलियन ये है दोस्तों भारत के पास में धन। और इस चाइना के पास में कितना हो गया, 11 कुछ और। यानी दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि चाइना भारत से लगभग 4 गुना ज़्यादा पैसे में जीडीपी में पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वो सब दोस्तों इसी क्लास में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये तो एक बेसिक जानकारी थी दोस्तों जो मैंने आपको बताई है। बाकी दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहले
इस वीडियो क्लास में इकोनॉमिक्स की जो होगी उसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद में नेक्स्ट जब दोस्तों इन टॉपिक को एकदम विस्तार से जब हम पढ़ते चलेंगे उस समय ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में दोस्तों अर्थशास्त्र और समाज और आर्थिक विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। साथ ही दोस्तों सतत विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। उसके बाद में दोस्तों राष्ट्रीय आय, इसका क्या तात्पर्य है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार होती है, कौन करता है, वो संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही दोस्तों राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं हैं उनको देखेंगे। हरित अर्थव्यवस्था क्या होती है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लेंगे। साथ ही दोस्तों आर्थिक विकास क्यों जरूरी है, कैसे होता है, वो सब जानकारी वीडियो सीरीज के माध्यम से लेंगे। साथ ही दोस्तों आर्थिक नियोजन के बारे में, नीति आयोग और प्रमुख योजनाएं जो है उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम जनसंख्या का संबंध देखेंगे। दोस्तों गरीबी, बेरोजगारी और रोजगार, इन तीनों का संबंध जनसंख्या के साथ में जोड़कर हम पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हो सामाजिक कार्य एवं योजनाएं, जितने भी कार्य हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। साथ ही दोस्तों ग्रामीण शहरी विकास, यानी जो विकास हुआ है ग्रामीण और शहर दोनों को देखेंगे और महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनको देखेंगे। शिक्षा और महिलाओं से संबंधित सरकार की क्या क्या नीतियां हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, नोट्स साथ ही साथ बनाते रहना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखिए भारतीय बैंकिंग व्यवस्था, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। बैंकिंग व्यवस्था के बाद में दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र का विकास किस प्रकार हुआ, आरबीआई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। दोस्तों साख नियंत्रण क्या होता है, सरकारी बैंकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। सरकारी बैंक और सहकारी बैंक दोनों के बारे में, और कुछ निजी बैंक होते हैं उनका भी जो निजीकरण का दौर था उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार क्या होता है इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे भारतीय वित्तीय व्यवस्था, स्टॉक मार्केट क्या है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड क्या होता है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। साथियों वायदा बाजार क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। भारतीय कृषि साख और मेगा फूड पार्क जो योजनाएं चला रही है सरकार उसके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे उद्योग एवं औद्योगिक नीति, लोक वित्त क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथियों विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रमुख शब्दावलियां जो इकोनॉमिक्स से संबंधित एग्जाम में पूछी जाती है उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम जो सब्जेक्ट आपको बताए हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के तीनों भाग, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों भाग आराम से और अच्छे से कवर करेंगे। साथ ही दोस्तों इकोनॉमिक्स के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर जो क्लासें अब तक कवर हो चुके हैं उनको आप देख सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।